हम समझेंगे जो हमारा चैप्टर द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट चल रहा है उसमें द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम द्रव क्रिस्टलों को समझ करके चल रहे हैं। जैसा कि अब आप जानते हो कि द्रव क्रिस्टल द्रव और ठोस अवस्था के मध्य एक ऐसी अवस्था थी जिसमें द्रव और ठोस दोनों के ही गुण विद्यमान है। कुछ गुण द्रवों के जैसे बहने का गुण होता है और कुछ गुण ठोसों के जैसे द्विपरावर्तन या वाइड रिफ्लेक्शन होता है, प्रदर्शित करते हैं। इसमें आपने स्टडी किया था कि द्रव क्रिस्टलों का अस्तित्व संक्रमण ताप और गलनांक के बीच में होता है। संक्रमण ताप से नीचे पूर्ण रूप से ठोस की प्रवृत्ति होती है, गलनांक से ऊपर पूर्ण रूप से द्रव की प्रवृत्ति होती है। लेकिन संक्रमण ताप और गलनांक के मध्य द्रव क्रिस्टल अपना अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं, जिनके कई एग्जाम्पल्स हम पहले ले चुके हैं। आज हम इन द्रव क्रिस्टलों के वर्गीकरण करेंगे और इन द्रव क्रिस्टलों को किस प्रकार से वर्गीकृत करके गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार से स्टडी करते हैं समझेंगे। तो अब हम लेते हैं द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। एक्सकरण विवर्तन के अध्ययन के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल और दूसरा प्रकार होता है नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। और इन द्रव क्रिस्टलों को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल या सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सिमेट्रिक शब्द का यूनानी भाषा में अर्थ होता है साबुन जैसा। ये क्रिस्टल भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और जल की उपस्थिति पर सामान्य साबुन जैसा आचरण प्रदर्शित करते हैं। अतः सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स या द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं। इन क्रिस्टलों के जो मुख्य गुणधर्म हैं उनको एक एक करके हम स्पष्ट कर लेते हैं। ये क्रिस्टल का प्रभाव परतों के रूप में होता है। इनमें श्यानता का गुण नहीं मिलता है। इन की जो परतों के मध्य दुर्बल बल के कारण ये परत एक दूसरे पर खिसकती हैं, और जब खिसकती हैं तो श्यानता का भी यहाँ पर कोई काम नहीं होता है और श्यानता ये गुण प्रदर्शित या श्यानता का गुण ये क्रिस्टल प्रदर्शित नहीं करते हैं। द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं करता है। जैसे सामान्य द्रव हैं जब बहते हैं या गति करते हैं तो न्यूटन की गति के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल यानी सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स न्यूटन गति का पालन नहीं करते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सीढ़ीनुमा होती है, और सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर को अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके की है। और ये विषम दैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, एनाइसोट्रोपी, जिसमें एक दिशा में गुण कुछ और होता है और दूसरी दिशा में जब हम देखते हैं तो गुणों का मान अलग होता है। ये गुण विषम दैशिकता का गुण कहलाता है, जिसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़ करके आ रहे हो। इन पर जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इन पर चुंबकीय क्षेत्र, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनकी किसी भी गुण पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनका रंग
भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक टेम्परेचर पर ये एक रंग के दिखाई देते हैं तो दूसरे टेम्परेचर पर ये दूसरे रंग के दिखाई देते हैं। और जब इन्हें द्रवता में देखते हैं तो ये घूमते हुए नज़र हमें आते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है ये देखिए इस तरीके की होती है, एक स्ट्रक्चर है, ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है। इस सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर में आप देखिए कि एक परत दूसरी परत के ऊपर खिसकती हुई हमें दिखाई देती है। इनके जो उदाहरण होते हैं वो एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, जिसका संक्रमण ताप 114 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट जो सिमेट्रिक क्रिस्टल है 114 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट 140 से 249 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेसोमॉर्फिक स्टेट मिलती है। तीसरा उदाहरण यहाँ प्रदर्शित कर रखा है हमने, नॉर्मल ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट जो 94 से 175 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अपने सिमेट्रिक क्रिस्टल के गुण प्रदर्शित करता है। इन द्रव क्रिस्टलों के अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करने के पीछे कारण ये अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य को प्रकीर्णित करते हैं। इस कारण से इनका रंग भी अलग अलग दिखाई देता है। कांच की एक स्वच्छ प्लेट पर इन्हें अगर फैलाया जाए तो ये चबूतरों की दूसरी श्रेणी बना लेते हैं। एक लेयर है उसके बाद में दूसरी। इन परतों के किनारे सामान्य प्रकाश से भी सूक्ष्म रेखाओं की श्रेणी दिखाई देती है। द्रवित प्रकाश में से और अधिक दिखाई देती हैं। परतीय संरचना के अंतर परतीय त्रिविम अंतर इंटरलेयर स्पेसिंग को एक्स किरण विवर्तन की सहायता से मापा जा सकता है। सावनी द्रव क्रिस्टल का नाम ये वैज्ञानिक थे जी फ्रेडलर द्वारा दिया गया था और उन्होंने केवल एक प्रकार के साबुन क्रिस्टलों की पहचान की थी। बाद में वोलैंडर ने बताया कि साबुनी द्रव क्रिस्टल अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें प्रकाशिक परीक्षणों द्वारा अनेक प्रकार की बनावट यानी टेक्सचर की पहचान की जा सकती है। ये साबुनी द्रव क्रिस्टल क्रमशः सिमेट्रिक ए, बी, सी द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स को स्टडी कर चुके। अब हम दूसरा नेमेटिक द्रव क्रिस्टल या नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल को लेते हैं। जैसे सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल की संरचना परतों के रूप में थी, उसके विपरीत नेमेटिक द्रव क्रिस्टल की संरचना धागों के समान होती है और धागों जैसी होने के कारण ही ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टल कहलाते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई परत नहीं होती है तथा इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इन नेमेटिक द्रव क्रिस्टल्स में जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, गुण हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। ये अणु अपनी लंबाई पर पार्श्व अथवा ऊपर तथा नीचे गति करते हैं। जो लंबाई के सापेक्ष गति होती है इनकी। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के अणु परस्पर एकत्रित होकर समूह अथवा भीड़ में परस्पर अपने अक्षों के समांतर एकत्रित हो जाते हैं। ये द्रव क्रिस्टल सावनी द्रव क्रिस्टल की अपेक्षा वास्तविक विषमदैशिक द्रवों के अधिक निकट होते हैं। ये क्रिस्टल न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं, जबकि सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इनकी श्यानता का मान कुछ होता है, कम होता है लेकिन कुछ होता है, जबकि सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स
श्यानता का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। ये विषमदैशिक होते हैं, वो भी विषमदैशिक थे। नेमेटिक द्रव क्रिस्टल्स पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, जबकि सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब नेमेटिक द्रव क्रिस्टल्स को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पोलराइज होते हैं और अपने ध्रुवों के हिसाब से एकत्रित होने लगते हैं। जब इन्हें द्रवित प्रकाश में देखते हैं तो ये धागों के समान दिखाई देते हैं, और जिस प्रकार एक सामान्य द्रव बहता है उसी प्रकार से ये नेमेटिक द्रव क्रिस्टल बहने का गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके जो उदाहरण और संरचना है उन्हें हम देख लेते हैं। इनके जो उदाहरण हैं, पैरा एजोक्सी एनिसोल जो 116 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपना अस्तित्व प्रदर्शित करता है। पैरा एजोक्सी फेनिटॉल 137 से 167 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये अपना मेसोमोर्फिक स्टेट प्रदर्शित करते हैं। पैरामेथॉक्सी सिनेमिक अम्ल 170 से 186, इसका जो संक्रमण ताप है 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे नीचे सॉलिड स्टेट, 186 से ऊपर लिक्विड स्टेट और 170 से 186 के बीच में ये नेमेटिक स्टेट प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार और दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। एनिसेल्डेजिन जो 165 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अस्तित्व प्रदर्शित करता है, और डाइवेंजिडीन जो 234 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपना अस्तित्व प्रदर्शित करता है। इन नेमेटिक क्रिस्टल्स की जो संरचना है धागों के रूप में इस तरीके से जिसे प्रदर्शित कर रखी है ये है, और ये इस प्रकार की संरचना भी प्रदर्शित करते हैं। इन क्रिस्टलों में रेखिक क्रम की अनुपस्थिति के कारण सूत्र धागे हैं, जैसे क्रिस्टल एक सामान्य द्रव की भांति बहते हैं। अणुओं के एक अधिमान्य अच्छे प्रीफर्ड एक्सेस अगर हम लें कि इर्द गिर्द अविन्यास के कारण सूत्र जैसी व्यवस्था अनेक गुणों में विषमदैशिकता उत्पन्न कर देती है, जैसे प्रकाशिक, समचुंबकीयता, श्यानता, प्रत्यास्थता आदि गुणों में विषमदैशिकता उत्पन्न हो जाती है। ताप बढ़ने के साथ साथ अविन्यासी व्यवस्था की मात्रा कम होती जाती है तथा सूत्रीय समदैशिक संक्रमण नेमेटिक आइसोट्रोपिक ट्रांजिशन होता है, जिसकी गुप्त ऊष्मा लगभग 1 किलो जूल प्रति मोल होती है। इस प्रकार हम द्रव क्रिस्टलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट रहे हैं, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स और नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और अवस्थाएं होती हैं जिनमें एक ही द्रव क्रिस्टल दोनों तरीके की प्रॉपर्टी यानी सिमेट्रिक की और नेमेटिक की प्रदर्शित करता है। और भी इसके अलावा होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रिक लिक्विड स्टेट भी हमें प्राप्त होती है, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।